Hello students, in a video series of NCERT exercise solution, I will discuss here the NCERT in-text question and after that I will discuss the NCERT exercise questions also. In this lecture, I will discuss the question number 1.1 to 1.12 of this NCERT in-text question. The chapter is solid state of class 12. Okay, I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe the channel and also share the videos with your friends. First question is, why are solids rigid? So the answer is very simple. The solids are rigid because of it is due to strong intermolecular forces. Strong intermolecular forces. The solids are rigid. स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड्स के अंदर उनके बीच में हमारा आपका स्पेस, आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो जाता है और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो सॉलिड्स रिजिड हो जाता है. ठीक है, सो इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. तो डेफिनेट वॉल्यूम का भी एक रीजन तो यही है कि ऑल्सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड the position of particles are fixed. So this is the reason why the solids have definite volume. इनमें जो particles के positions होते हैं ये fixed positions पे होते हैं. वो अपने particles can only vibrate about their mean position. They don't have the tendency to flow. इसीलिए हम इसे सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं. तो इसीलिए हमारा ये वरना ये फ्लूइड होता तो इनके पार्टिकल्स के पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि इनके पोजीशन फिक्स्ड होते हैं. सो इसी की वजह से इनकी वॉल्यूम जो होगी वो डेफिनेट होगी. द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी थ्योरेटिकल. इट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट. इफ दे हैव द वेल पैटर्न अरेंजमेंट देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर एक अच्छा अरेंजमेंट, वेल पैटर्न अरेंजमेंट नहीं है तो वो हमारा अमॉर्फस कैटेगरी में आएगा. सो फर्स्ट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं. मैं यहाँ पे दो रोज बना लेता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और अमॉर्फस के. ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे मैं यहाँ लिखता चला जाऊंगा और अमॉर्फस का नीचे वाले रो में लिखते चले जाएंगे. सो फर्स्ट आपका है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड. पहला है पॉलीयूरेथेन. पॉलीयूरेथेन जहाँ तक आप देखें ज़्यादा से ज़्यादातर जब भी पॉलीमर्स आपके सामने आएंगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप समझ जाना कि वो अमॉर्फस की कैटेगरी में है. सो फर्स्ट हमारा पॉलीयूरेथेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस. नैप्थलीन हैज अ रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, तो नैप्थलीन हमारा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएगा. बेंजोइक एसिड अगेन अ वेल पैटर्न अरेंजमेंट, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अगेन. टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर. आप इसी 12th क्लास में ही आप पॉलीमर चैप्टर में टेफ्लॉन को भी पढ़ेंगे जिसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर कोटिंग करने के लिए. सो दिस इज अगेन अ पॉलीमर. तो हमारा ये भी अमॉर्फस की कैटेगरी में आएगा. पोटेशियम नाइट्रेट इट्स एन आयनिक सॉलिड, सो इट कम्स अंडर द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर. सेलोफेन इज अगेन अ पॉलीमर, सो ये मैं अमॉर्फस की कैटेगरी में रखता हूँ. पॉलीविनाइल क्लोराइड शॉर्ट में इसे हम लोग पीवीसी कहते हैं, पीवीसी डोर्स पाइप्स, ये भी पॉलीमर ही हमारा. तो ये भी हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा, अमॉर्फस. फाइबर ग्लास. ठीक है, रिमेंबर ग्लास में हम दो तरह की बात कर रहे हैं. अगर आपको सिंपली फाइबर ग्लास या ग्लास कहा गया सिंपली देन इट इज अमॉर्फस सॉलिड. इफ इट इज क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास हमारे दो नाम और आते हैं. अगर क्वार्ट्ज कहा जाता है तो क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और क्वार्ट्ज ग्लास अगर कहा जाता है तो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है. तो उस पर ध्यान रखिएगा. सो अगर फाइबर ग्लास की बात की गई है तो फाइबर ग्लास को अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में रखूंगा. देन वी हैव अ मेटालिक सॉलिड कॉपर, तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपरकूल लिक्विड. इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए. ग्लास को हम सुपरकूल लिक्विड भी क्यों कहते हैं, या द विंडो पेन्स ऑफ ओल्डर बिल्डिंग्स आर कंपेरेटिवली फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम एज कंपेयर टू दैट ऑफ टॉप. जो पुराने बिल्डिंग्स होंगे अगर आप देखें उन बिल्डिंग्स के थ्रू, यहाँ मैंने इमेज देख रखा है पे, उन पुराने बिल्डिंग्स में आप देखोगे उनके विंडो पेन्स जो खिड़कियों में जो दरवाजों में जो शीशे लगे होते हैं, ग्लासेस लगी होती हैं, दे आर फाउंड टू बी कंपेरेटिवली थिकर एट द बॉटम. बॉटम पे उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ टॉप.
ऐसा क्या रीजन है? तो ऐसा रीजन हमारा इसका इसलिए है बिकॉज ग्लास हैज द टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, ग्लासेस के पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, एंड ड्यू टू द ग्रेविटी ये डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ फ्लो करता है। दो वेरी स्लोली, इट टेक्स मेनी इयर्स टू फ्लो डाउन, नीचे आने के लिए इसे बहुत टाइम लगता है, बट स्टिल इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो इसीलिए हम इसे सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, और हम इसे सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स, सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है, और सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। सो रीजन मैं इस पे क्या लिखूंगा, बिकॉज इट इज अमॉर्फस इन नेचर, ग्लास इज, it is amorphous in nature, amorphous in nature, okay, and first of all it is amorphous in nature, and it has a tendency, it has the tendency to flow, though very slowly, ठीक है, काफ़ी धीरे, बट फिर भी ये हमारा इसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, इसीलिए हम इसे सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज रिलेटेड टू आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की। आइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले लो, ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हमारी हैं जिसे आप अलग अलग डायरेक्शन से भी मेजर करो, उनकी वैल्यू अगर सेम आती है। जैसे अमॉर्फस सॉलिड के केस में ऐसा होता है, अगर अमॉर्फस सॉलिड है, जैसे यहाँ पे मैंने अमॉर्फस सॉलिड लिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट क्या होता है, वेल पैटर्न अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, और अमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट हमारा कैसे भी अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा, इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। ओके, और अमॉर्फस सॉलिड में आपको अरेंजमेंट किसी भी तरीके से एक वेल पैटर्न तरीका नहीं होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट आपको इस तरीके से दिख जाएगी। ठीक है, तो सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एनी अदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर आप उसे अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करते हो, अगर मैं लोग सपोज करूं मैं इस डायरेक्शन से मेजर करूं तो वो वैल्यू अलग आएगी एज कंपेयर टू दिस। अगर आप ऐसे मेजर करते हैं तो वो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आएगी, बिकॉज आपको दिख रहा है पाथ क्लियरली हमारा कि दोनों तरीके से हमारा पाथ में वेरिएशन आपको दिखाई देता है। सो इफ द सर्टेन दीज वैल्यूज आर मेजर्ड फ्रॉम द डिफरेंट एंगल एंड इफ द वैल्यूज आर डिफरेंट दैट इज सेड टू बी एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जिस सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी होगी, और ऐसे सब्सटेंस एक्चुअली में क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग आइसोट्रॉपी कहते हैं। दिस शोज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। डिफरेंट वैल्यूज आपको देंगी, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में क्या होगा, जब इसके लिए अगर आप किसी भी डायरेक्शन से अगर आप मेजर करते हैं, ऐसे मेजर किया, ऐसे मेजर किया, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उनके पाथ में आ रहे हैं एक तरीके से, द प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट सेम। सो व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, दीज वैल्यूज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विल गिव द सेम वैल्यू, उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। तो दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। तो ये क्या है, दिस इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू along all the direction, so definitely, so answer is सेम वैल्यू कौन देता है, जो आइसोट्रॉपिक होगा। आइसो वर्ड का मतलब भी सेम होता है और एनाइसो वर्ड का मतलब हमारा डिफरेंट। सो द आंसर इज अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, इसके नेचर हमारा किस तरीके का होगा, तो हमारा उसके नेचर के बारे में, अमॉर्फस सॉलिड के नेचर के बारे में आप लिख सकते हैं 2-4 लाइनें, जो भी आपको पता है कि अमॉर्फस सॉलिड हमारा आपका आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, और इनका नेचर ऐसा है कि व्हेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट गिव्स द सेम वैल्यू व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? सो आंसर इज नो, सेकंड का आंसर है नो। ठीक है, बिकॉज क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या होती है, व्हेन इट इज कट विद अ शार्प एज टूल, अगर आप इसे कट करते हैं किसी शार्प एज टूल से, तो आप ये देखोगे कि न्यू सरफेस जो आपकी फॉर्म होगी वो स्मूथ नहीं होगी, दैट विल बी अ रफ सरफेस।
ठीक है। डिस्टिंग्विश में आपका इसका है, एनसीईआरटी में भी क्लियर दिया गया है कि व्हेन अमॉर्फस सॉलिड आर कट विद अ शार्प एज टूल द न्यू सरफेस फॉर्म्ड इज रफ एंड इरेगुलर। जबकि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप कट करते हैं विद अ शार्प एज टूल तो आपको एक नया सरफेस जो ऑब्टेन्ड होता है दैट विल बी स्मूथ अगेन। ठीक है, तो ये हमारा क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। पोटेशियम सल्फेट, देखो कितने तरह के सॉलिड्स हैं हमारे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरीज है ये, तो हम आयनिक सॉलिड भी कहते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड भी कहते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, देन वी हैव मेटालिक सॉलिड्स एंड फाइनली कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और इट इज ऑल्सो नेटवर्क सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैटेगरी है, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, दीज ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड में आयनिक कंपाउंड होंगे, जैसे कि पहला हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कंप्लीटली इट्स एन आयनिक सॉलिड, आपको क्लियरली दिख रहा है K2 के ऊपर हमारा आपका एक पॉजिटिव एंड सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, सो इट्स कंप्लीटली एन आयनिक कंपाउंड। ओके, दूसरा टिन, इट्स अ मेटल, सो इट कम्स अंडर द मेटलिक कंपाउंड। ये हमारा टिन हमारा क्या होगा, टिन इज अ मेटल, तो ये हमारा आपका मेटलिक सॉलिड्स की कैटेगरी में आपका आ गया। बेंजीन, बेंजीन हमारा आपका क्या है, बेंजीन आपका एक मॉलिकुलर सॉलिड है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो बेंजीन हमारा जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेंजीन हमारा मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में आ गया। यूरिया, ठीक है, यूरिया भी हमारा मॉलिकुलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये भी हमारे इसके भी कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमोनिया, अमोनिया को अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ तो अमोनिया को हम कहाँ रख सकते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड की ही कैटेगरी में यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा आपका मॉलिक्यूल ही इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। वाटर की कैटेगरी जो है ना वो भी मॉलिकुलर सॉलिड्स में है और एक स्पेशल कैटेगरी है वाटर की। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाली। मॉलिकुलर में भी फिर 3 कैटेगरीज होती हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो उसमें से ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। जिंक सल्फाइड इज कंप्लीटली एन आयनिक कंपाउंड, तो इसे मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में। ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, सो ग्रेफाइट हमारा इस कैटेगरी में आएगा। ओके, एंड सिलिकॉन कार्बाइड, सॉरी रुबीडियम पहला है, रुबीडियम हमारा क्या है, रुबीडियम वो हमारा मेटल है, आपका फर्स्ट इसमें आपको आता है। ठीक है, ग्रुप में हमारा सीजियम फ्रांसियम। ठीक है, पोटेशियम आपने जो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमारा आप देखें तो उसमें हमारा रुबीडियम प्रेजेंट होता है। तो मेटेलिक सॉलिड हो गया। आर्गन, आर्गन की अगर हम बात करें तो फिर से वो मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में ही आएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, ये लास्ट जो आपका था, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ये इसी कैटेगरी में आता है। डायमंड भी होता तो वो भी इसी कैटेगरी में होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है, अ सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। एक सॉलिड है जो कि हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, चाहे आप उसे सॉलिड स्टेट में ले लो या मोल्टन स्टेट में ले लो, एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस, दिस इज अ कोवेलेंट सॉलिड। ये किस तरीके का सॉलिड है, तो ये हमारा कोवेलेंट सॉलिड है। कि कोवेलेंट सॉलिड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास ये जो आपका इंसुलेशन की बात आती है कि हमारा वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट द वन, विच वन, दैट इज ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, वो भी एक कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, बट स्टिल वो ग्रेफाइट क्या है, एक कंडक्टर है। तो आप चाहे इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को आप चाहे सॉलिड स्टेट में लो या मोल्टन स्टेट में लो, आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा, इट विल बी एन इंसुलेटर इन नेचर। ठीक है, सो एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सो प्लीज रिमेंबर द एक्सेप्शन ऑलवेज। ठीक है, कि क्वेश्चंस में एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। आयनिक सॉलिड की अगर आप बात करें तो आयनिक सॉलिड में हमारा आयंस जो है ना, अगर आप सॉलिड स्टेट में कहते हो तो वो आयंस हमारे फ्री नहीं होते। तो इन सॉलिड स्टेट
in solid state their ions are not free. ठीक है, वो हमारे फ्री नहीं होते, नॉट फ्री टू मूव, और यू कैन से टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. मगर बट इन इट्स मोल्टन स्टेट, जब आप उसे मोल्टन स्टेट में लेते हैं, पिघले हुए स्टेट में लेते हैं, या उसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, पानी में लेते हैं, ठीक है, वाटर के साथ अगर आप उसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो देयर आयंस बिकम फ्री टू बी मूव. देन देयर आयंस बिकम फ्री टू मूव, एंड हेंस इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, एंड इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली. व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स? मैलिएबल एंड डक्टाइल. नो डाउट इट्स अ मेटालिक सॉलिड. किस तरह के आपके ये जो है ना सॉलिड्स, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है. मैलिएबल मीन्स कैन बी हैमर्ड एंड फॉर्म्ड इनटू अ थिन शीट, डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स. तो ये मेटालिक सॉलिड्स के पास ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है. ये सीबीएसई में पूछा भी गया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहले भी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली सीधे डायरेक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है. तो इसलिए इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है. गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? आप देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है. इट्स अ प्रिमिटिव यूनिट सेल. ये कौन सा यूनिट सेल है? सो ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है. मैंने यहाँ पे जो लिया है, दिस इज बेसिकली अ प्रिमिटिव, या इसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं. सो इट्स अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, जहां एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, इन कॉर्नर्स में प्रेजेंट है. तो जब सबके सेंटर्स को आप सेंटर से मीट करके इस तरीके से थोड़ा सा 3D आपको इमेजिनेशन करना होगा, आप इसे कट कर दे, तो ये सारे पोर्शंस इस यूनिट सेल से बाहर चले जाएंगे और ये शेप ले लेगा ऐसा. तो ये जो मैंने यहाँ पे सिर्फ सेंटर से सेंटर मिला के एक यूनिट सेल को प्रिपेयर किया है, वो यूनिट सेल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. अब ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज रिप्रेजेंट द लैटिस पॉइंट्स. ये पॉइंट कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट? तो यहीं से पता चलता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. तो इट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है. इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ constituent particles, ठीक है, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या आयंस हो इन अ यूनिट सेल, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज द यूनिट सेल. आपको वो पैरामीटर्स बताने हैं जो एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं. तो एक यूनिट सेल ये है, मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि ये एक यूनिट सेल होता है. तो यूनिट सेल हम किसे कहते हैं? यूनिट सेल बेसिकली वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इंटायर लैटिस. जब इसे हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रिपीट करके रखते चले जाओ आप, तो ये पूरे के पूरे लैटिस को स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर देगा. जैसे आपने ऊपर रखा, ठीक है, नीचे रखा, दाएं बाएं आगे पीछे, हर तरीके से, इस तरीके से जैसे ब्रिक्स को अरेंजमेंट देते हैं. कहीं पे बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन होता हो तो आप देखते हैं ब्रिक्स को किस तरीके से जब आपको अनलोडिंग की जाती है ट्रक से, तो उसे एक तरीके से अरेंज करके रखा जाता है. तो उसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो हमारा एक लैटिस कहलाएगा पूरा का पूरा, और उसमें हमारा एक क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा. उसमें हर एक ब्रिक एक तरीके से यूनिट सेल है, ठीक है. तो ये भी एक यूनिट सेल है which when repeated in all the possible direction will constitute the entire lattice. तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इनको कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कैसे पता चलेगा एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से हमारा डिफरेंट है? तो ऐसे दो पैरामीटर्स हैं. पहला एज लेंथ और दूसरा एंगल बिटवीन द एजेस. एंगल बिटवीन द एजेस. एज लेंथ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एज लेंथ आपको दिख रहा है, एक ए है,
एक बी है और एक सी है, ठीक है। द वन इज ए, बी एंड सी एंड द एंगल बिटवीन द एजेस आर अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये एज लेंथ और एंगल बिटवीन द एजेस, ये टोटल 6 पैरामीटर्स हैं दैट एक्चुअली कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। अल्फा बीटा गामा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा बीटा गामा किन के बीच के एंगल्स हैं ये भी याद रखना ज़रूरी है। अगर आप बात करते हैं अल्फा और बीटा के बीच के एंगल की, तो अल्फा और बीटा के बीच का एंगल हमारा आपका, सॉरी, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल हमारा क्या होगा, दैट इज अल्फा। ऐसे ही ए और बी के बीच का एंगल हमारा क्या होगा, दैट इज गामा। और ए और सी के बीच का एंगल हमारा क्या होगा, तो दैट इज बीटा। तो याद रखना है आपको, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गामा, बी एंड सी इज अल्फा, ए एंड सी इज दैट इज बीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे पैरामीटर्स जो बेसिकली एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आपको लिख रखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मैंने दोनों तरह के यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल भी ड्रॉ किया है और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल भी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में बेसिक जो डिफरेंसेस है वो ये हैं कि तीनों जो हमारे यहाँ पे A इज इक्वल्स टू बी, अभी आपने कहा ना कि हम एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं उनके एज लेंथ से और एंगल बिटवीन द एजेस से, तो हम कंपैरिजन में इन्हीं दो को हेल्प लेंगे, ठीक है, एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस। सो इन केस ऑफ हेक्सागोनल आपको सारे एंगल्स यहाँ दिख रहे हैं, एज लेंथ भी दे रहे हैं, तो ए बी सी सारे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी इक्वल होगा बट सी हमारा जो है ना वो इक्वल नहीं होगा ए और बी के, ठीक है, दैट विल बी डिफरेंट। जबकि यहाँ आप मोनोक्लिनिक में कहोगे तो ए बी सी तीनों एज लेंथ हमारे अनइक्वल होंगे। यहाँ पे दो एंगल अल्फा और बीटा, ठीक है, वो 90 डिग्री का इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यहाँ पे दो एंगल जो कि अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यहाँ गामा 120 डिग्री का होगा, यहाँ बीटा हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट इनमें से 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिनसे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो इट्स कंप्लीटली लर्निंग बेस्ड है, तो आपको इसे लर्न ही करना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, उसमें सारे इमेजेस आपको बने गए हैं, मोनोक्लिनिक के, ट्राइक्लिनिक के, ऑर्थो रोम्बोहेड्रल के, आप देखें, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिए गए हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा अगला डिस्टिंग्विश है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है जहां पे आप कहते हैं एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, ईच फेस सेंटर्स, हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहां एटम प्रेजेंट होंगे। तो क्लियरली आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से देखें, आप एक यूनिट सेल को यहाँ ड्रॉ करके ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एटम्स फर्स्ट नीचे का एक फेस सेंटर होगा, जब आप उनके डायगोनल्स को मीट करोगे तो नीचे एक फेस सेंटर बनेगा, इस फेस में हमारा सेंटर बनेगा, वो डायगोनल्स हो गया, ऊपर के फेस में बनेंगे, वो डायगोनल्स मीट करने पे नीचे के फेस में हो गया, सामने के फेसेस में हो गया, पीछे के फेसेस में हो गया, तो फाइनली ये डायग्राम आपका बनेगा, ओके। तो इसे हम कहते हैं फेस सेंटर। यहाँ क्या होगा, एंड सेंटर में एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस के फेस सेंटर्स पे एटम्स होंगे एज वेल एज कॉर्नर्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी और अगर आप एनसीईआरटी के रेगुलर इस तरीके से हर एक एक्सरसाइज और इंटेक्स का क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।